हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा फ्रेम से रिलेटेड फंक्शन ग्रुप बाय। हम डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और एडवांस्ड ऑपरेशन से रिलेटेड आज ये हमारी 5th वीडियो है। इसके 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने डाटा फ्रेम के बेसिक ऑपरेशंस किए थे। एज वी ऑल नो कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो डाटा फ्रेम पे बेस्ड है पूरी तरह से, और हमारी फर्स्ट यूनिट एग्जाम्स में 30 मार्क्स कवर करती है। आउट ऑफ 70 30 मार्क्स बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इसलिए ये यूनिट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस यूनिट को हमने बिगनिंग से स्टार्ट किया था। पांडास लाइब्रेरी के सीरीज ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा, देन डाटा फ्रेम के बेसिक ऑपरेशंस पढ़े, और उसके बाद अब हम डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशन वाला चैप्टर जो है वो कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में पहले हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, देन नेक्स्ट वीडियो में हमने पाइवेटिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एग्रीगेशन फंक्शंस और सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा, एंड नेक्स्ट फंक्शन लास्ट जो हमारी वीडियो थी 4th वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था फंक्शनल एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें हमने पाइप, अप्लाई और अप्लाई मैप फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी सीक्वेंस में ये हम ग्रुप बाय और ट्रांसफॉर्म फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ये फंक्शंस भी हमारे जो हैं वो फंक्शनल एप्लीकेशंस का ही पार्ट होते हैं। जिस तरीके से हमने पाइप, अप्लाई और अप्लाई मैप के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से ग्रुप बाय और ट्रांसफॉर्म फंक्शन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप बाय फंक्शन के साथ। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। साथ साथ जब वीडियो देखते हुए आपको अगर कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा आता है कि आपको चीज नहीं समझ में आ रही है, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फंक्शन ग्रुप बाय। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्रुप बाय का यूज क्या होता है। ग्रुप बाय नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। अभी तक हमने डाटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ा, बट इट मे बी पॉसिबल कि हमें जहां पे डाटा फ्रेम में सेम चीज बार बार रिपीट हो रही हो, हमें उसे ग्रुप करना हो। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा, हम ये डाटा फ्रेम DF1 के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी देखी हैं तो भी ये डाटा फ्रेम आप लोगों के सामने यहाँ पर शो किया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से वो वीडियोस जो है देख सकते हैं। तो यहाँ ये हमारे सामने डाटा फ्रेम DF1 है। इस डाटा फ्रेम में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, क्लासेस, कंट्री, क्वार्टर एंड ट्यूटर। यहाँ पे ट्यूटर, कंट्री, क्वार्टर सब जो है सबकी वैल्यूज हमारे पास रिपीटेड है, क्योंकि इस डाटा फ्रेम में हमने क्या स्टोर किया है, एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी है जिसके पूरे 1 साल का डाटा हमने स्टोर किया है कि विद इन 1 ईयर इस कंपनी का कौन कौन सा ट्यूटर कौन कौन सी कंट्री में क्लासेस ले रहा है, कितने क्लासेस ले रहा है और कौन से क्वार्टर में ले रहा है। एज यू ऑल नो कि हमारे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। हम 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स काउंट करते हैं। तो किस ट्यूटर ने कौन से क्वार्टर में किस कंट्री में कितनी क्लासेस ली हैं, ये डाटा फ्रेम उसकी डिटेल स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताहिरा ने फर्स्ट क्वार्टर में USA में क्लासेस ली एंड कितनी क्लासेस ली, 28 क्लासेस ली। ठीक है, इसी तरीके से गुरजोत ने फर्स्ट क्वार्टर में UK में 36 क्लासेस ली। सिमिलरली अनुषा ने फर्स्ट क्वार्टर में जापान में 41 क्लासेस ली। इसके बाद आप देख सकते हैं यही ट्यूटर्स जो है रिपीट हो रहे हैं। लाइक ताहिरा ने सेकंड क्वार्टर में USA में 36 क्लासेस ली, गुरजोत ने सेकंड क्वार्टर में USA में 40 क्लासेस ली, अनुषा ने सेकंड क्वार्टर में जापान में 36 क्लासेस ली। तो ये इस तरीके से क्वार्टर वाइज जो है वो डाटा स्टोर्ड है। तो कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमें किसी एक ट्यूटर की ही इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये ट्यूटर कौन कौन सी कंट्री में पढ़ा रहा है और किस क्वार्टर में पढ़ा रहा है, कितनी क्लासेस ले रहा है। तो इस तरीके की डिटेल फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ताहिरा वाली सारी रोज को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा, उनका ग्रुप बनाना पड़ेगा, तभी हमें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो उसी काम के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन। तो आइए देखते हैं, विद इन अ डाटा फ्रेम
बेस्ड ऑन अ फील्ड वैल्यू यू मे वांट टू ग्रुप द डाटा, कि किसी भी फील्ड के बेसिस पे, फील्ड का मतलब होता है कॉलम, किसी भी फील्ड के बेसिस पे, किसी भी कॉलम की वैल्यू के बेसिस पे हमें डाटा पे ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। कंसिडर फॉलोइंग डाटा फ्रेम DF1 स्टोरिंग ईयरली डाटा ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी। हमारे पास ये एक डाटा फ्रेम है DF1 जिसमें हमने क्या स्टोर किया है, एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी का डाटा स्टोर किया है। Here you may want to create groups quarter wise. It may be possible कि हमें quarter wise group create करने हो, like कि फर्स्ट क्वार्टर में कौन कौन सा ट्यूटर क्लास ले रहा है और किस किस कंट्री में और कितनी क्लासेस, देन उसके बाद सेकंड क्वार्टर में कौन कौन सा ट्यूटर किस किस कंट्री में, देन थर्ड क्वार्टर में, या फिर हमें ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग की जरूरत हो सकती है, लाइक ताहिरा किस किस कंट्री में क्लासेस ले रही है, गुरजोत किस किस कंट्री में क्लासेस ले रहा है, जकोब किस किस कंट्री में क्लासेस ले रहा है। इट मे बी पॉसिबल कि हमें कंट्री वाइज ग्रुपिंग की जरूरत हो। कंट्री वाइज ग्रुपिंग में हमें क्या मिलेगा, लाइक यूएसए में कौन कौन से ट्यूटर ने क्लासेस ली है, यूके में कौन कौन से ट्यूटर ने क्लासेस ली हैं, जापान में कौन कौन से ट्यूटर ने क्लासेस ली हैं, या फिर इट में भी पॉसिबल हमें ये जानना हो यूएसए में टोटल कितनी क्लासेस कंडक्ट हुई हैं, यूके में टोटल कितनी क्लासेस कंडक्ट हुई हैं, ब्राजील में टोटल कितनी क्लासेस कंडक्ट हुई हैं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्री वाइज ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें अलग अलग तरीके की ग्रुपिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द सेम फील्ड, यानी कि एक ही कॉलम में जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ग्रुप्स। एक कॉलम की डुप्लीकेट वैल्यूज को हम एक साथ क्लब कर देते हैं ग्रुप बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिंग ट्यूटर वाइज ग्रुप, अगर हमें ट्यूटर वाइज ग्रुप बनाना है तो हम क्या करेंगे, ट्यूटर वाले कॉलम में जितनी भी रिपीटेड रोज होंगी उनका क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। All the rows having tutor as Tahira will be clubbed to form Tahira's group, ठीक है। क्योंकि अब हमें ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग करनी है तो हम ट्यूटर वाले कॉलम को कंसीडर करेंगे। हमें फर्स्ट वैल्यू क्या मिली, ताहिरा मिली, तो अब हम देखेंगे क्या ये रो कहीं और रिपीट हो रही है हमारे कॉलम में। देन हमने देखा ताहिरा यहाँ भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद कहीं और आ रहा है, देन ये इधर भी रिपीट हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ताहिरा के नाम से 4 रो हैं। तो इन चारों रो को इकट्ठा करके क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप से हमें ताहिरा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ताहिरा कौन कौन से क्वार्टर में क्लास ले रही है, कौन कौन सी कंट्री में क्लास ले रही है, कितनी क्लास ले रही है। तो इस तरीके से हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। सिमिलरली ऑल रोज हैविंग ट्यूटर एज अनुषा विल बी क्लब्ड टू फॉर्म अनुषा's ग्रुप। Having tutor as Gurjot will be clubbed to form Gurjot group and so on। इस तरीके से हर ट्यूटर का एक एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब जब हमारे पास ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग हो गई, इसी तरीके से हम कंट्री वाइज के लिए कर सकते हैं, इसी तरीके से क्वार्टर के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली अदर टाइप ऑफ ग्रुप्स गेट क्रिएटेड, इसी तरीके से और ग्रुप्स भी जो है वो क्रिएट होते हैं। टू क्रिएट सच ग्रुप्स पांडास प्रोवाइड ग्रुप बाय फंक्शन। अब जब हमारे पास कोई टेबल, कोई डाटा फ्रेम है जिसमें हमारे पास 100,000 5,000 एंट्रीज हैं, तो अगर जब हम ये काम मैन्युअली करते हैं तो ये काम तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। अब यहाँ पे तो ये हमारे पास छोटा सा डाटा फ्रेम था जिसमें सिर्फ 20 रो है, इसमें से ही हमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा कि ताहिरा की कितनी रोज हैं, उसके बाद गुरजोत का बनाएंगे, ऐसे ही अनुषा का, देन जकोब, देन वेंकट। तो हमें पूरा डाटा फ्रेम क्या करना पड़ेगा, ट्रेस। तो अगर हमारे पास डाटा फ्रेम में 100,000 काफी सारी रोज होंगी तो हमारे लिए ये टास्क और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट पाइथन में ये काम जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। पाइथन में हमें सिर्फ एक फंक्शन यूज करना होता है, दैट इज ग्रुप बाय फंक्शन। पांडास लाइब्रेरी जो है वो हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करती है, ग्रुप बाय फंक्शन। और इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले डाटा फ्रेम का नाम, जिस डाटा फ्रेम में हमें ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो डाटा फ्रेम था हमें इसकी ग्रुपिंग करनी थी तो इसका नाम क्या था, df1। तो हम क्या यूज करेंगे, df1 डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। तो जिस भी डाटा फ्रेम पे ग्रुपिंग करनी है उस डाटा फ्रेम का नाम डॉट फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है हमारा, ग्रुप बाय। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आर्ग्यूमेंट। कौन से आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम देंगे कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे हमें क्या करनी है,
ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है और यहाँ पे हम देंगे एक्सेस। एक्चुअली यहाँ पे ये बाय के साथ जो देंगे ये भी डिपेंड करता है हमारा एक्सेस पे। एक्सेस की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या 1। अगर हमने एक्सेस की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जब एक्सेस की वैल्यू 0 दी है या हमने एक्सेस की वैल्यू ही नहीं दी, उस केस में कॉलम वाइज ग्रुपिंग हो रही है, तो यहाँ बाय के साथ हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉलम नेम प्रोवाइड करेंगे। बट अगर हमने एक्सेस की वैल्यू 1 दी है, उस केस में हमारी रो वाइज एक्शन परफॉर्म होगा, तो वहां पे हम इधर नाम किसका प्रोवाइड करेंगे, रो का प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेसिस पे क्या होगी, ग्रुपिंग परफॉर्म होगी। इसी तरीके से आ जाते हैं, ये आपको आर्ग्यूमेंट से एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाय में हम क्या मेंशन करते हैं, लेबल और लिस्ट ऑफ लेबल। हम किसी एक कॉलम के बेसिस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कॉलम्स पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। लाइक हमने पहले ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग की, ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग में हमने अलग अलग ट्यूटर्स के ग्रुप बना लिए। तो अब किसी भी एक ट्यूटर का ग्रुप उठा लिया, मान लीजिए हमने ताहिरा का ग्रुप उठाया, तो ताहिरा के ग्रुप में भी हो सकता है। अब 4 क्वार्टर थे, 1 2 3 4, ताहिरा ने चारों क्वार्टर्स में क्लासेस ली। इट मे बी पॉसिबल कि उसने चारों क्वार्टर्स में अलग अलग कंट्री में ली हो, बट इट मे बी पॉसिबल कि उसने 2 क्वार्टर्स में एक कंट्री में ली हो और 2 क्वार्टर्स में एक कंट्री में ली हो। तो अगर हमें उस ट्यूटर के ग्रुप के अंदर भी जो कंट्रीज हैं उनकी भी ग्रुपिंग करनी है, तो हम पहले ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग करेंगे और उसके अंदर हम कंट्री वाइज ग्रुपिंग करेंगे। तो उस केस में हमें लिस्ट ऑफ लेबल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले सिंगल कॉलम को डिस्कस करते हैं। जब वो अच्छे से समझ आ जाएगा तब हम मल्टीपल कॉलम्स पे जाएंगे। हर चीज का प्रैक्टिकल हम साथ साथ करके देखेंगे ताकि चीजें जो है हमारे माइंड में क्लियर होती चले। जो भी हमें ग्रुपिंग के लिए यूज करना है वो लेबल हम प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट है हमारा एक्सेस। हम एक्सेस की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एक्सेस की वैल्यू 0 और 1 में से कुछ भी हो सकती है, बट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। ये स्प्लिट करता है रो वाइज और कॉलम वाइज डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस। जो भी हमने एक्सेस की वैल्यू दी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी ग्रुपिंग जो है वो परफॉर्म होगी। The group by creates the group internally and does not display the group data by default. ये लाइन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस लाइन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए, चाहे वो पाइवेटिंग की, सॉर्टिंग की, एग्रीगेशन किया, कुछ भी काम किया, हम हर चीज का रिजल्ट जो था उसे डिस्प्ले करवा पाते थे। बट इस केस में जब हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, तो ग्रुप बाय यूज करने के बाद जब हमारे ग्रुप्स फॉर्म हो गए तो हम उसे डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करवा सकते। आप सिंपली प्रिंट कमांड के अंदर नहीं दे सकते डाटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय। इस तरीके से हम ग्रुप जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंटरनली होते हैं। हमें अलग अलग फंक्शंस को यूज करके इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, बट हम उसे डायरेक्टली डिस्प्ले जो है नहीं करवा सकते। हालांकि आगे हम मेथड पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम डिस्प्ले भी करवा पाएंगे, बट सिंपली ग्रुप बाय को यूज करके आप ग्रुपिंग को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं df1 डॉट ग्रुप बाय ट्यूटर। जब हमने ये परफॉर्म किया तो आपको आउटपुट में क्या मिला, pandas डॉट core डॉट ग्रुप बाय डॉट डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट एट दिस। सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, हमें रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसलिए पाइथन के केस में क्या होता है, जब भी हमने ग्रुपिंग की है तो वो रिजल्ट आप सिंपली डिस्प्ले नहीं करवा सकते हैं। यहाँ आपको नोट भी दिया हुआ है, पाइथन क्रिएटेड ग्रुप बेस्ड ऑन ट्यूटर कॉलम्स वैल्यूज बट डिड नॉट डिस्प्ले ग्रुप डाटा। लेकिन उसने डाटा को डिस्प्ले नहीं किया। द रिजल्ट ऑफ ग्रुप बाय इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, द डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। जब हम ग्रुप बाय फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका जो रिजल्ट रिटर्न होता है वो भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, जो ग्रुप बाय का रिजल्ट है उसे हम सिंपली डाटा फ्रेम नहीं कहते। हालांकि हमने एक डाटा फ्रेम पे ही ग्रुपिंग परफॉर्म की है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो एक डाटा फ्रेम नहीं है, वो क्या है, डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है। You can also store the group by object in a variable name. हमने जब भी ग्रुप बाय एक्शन परफॉर्म किया है तो हम उस रिजल्ट को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उस पे आगे फंक्शंस कॉल कर सकें और जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर कर सकें। एंड देन यूज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस
to get the information about groups or to display groups। ठीक है, हम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के रिजल्ट को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और फिर उसका यूज हम करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए बाय यूजिंग दीज एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। यहाँ ये टेबल हमें दी हुई है, इस टेबल में हमें कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शन दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है हमारा वो क्या है, ग्रुप। ये क्या करता है, अब ये जो ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है ये किसका रिजल्ट है, ग्रुप बाय कमांड का रिजल्ट है। जब हमने एक डाटा फ्रेम पे ग्रुप बाय फंक्शन को कॉल किया तो हमें जो रिजल्ट मिला ये वो वाला रिजल्ट है। उस रिजल्ट पे जब हम ग्रुप्स एट्रीब्यूट लगाएंगे तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं, लाइक हमने अगर ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग की है, अगर हम इसी कमांड को देखें ये df1 डॉट ग्रुप बाय ट्यूटर, तो यहाँ पे ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग हुई है। तो हमें ये हमें हमारे पास कितने ग्रुप्स क्रिएट हुए वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो ये देखिए df1 में हमारे पास अगर ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग करोगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, पहला बन गया ताहिरा के लिए, दूसरा गुरजोत के लिए बन जाएगा, थर्ड ग्रुप अनुषा के लिए बन जाएगा, फोर्थ जकोब के लिए बन जाएगा और फिफ्थ जो है वो किसके लिए बन जाएगा, वेंकट के लिए बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 5 ग्रुप बन जाएंगे। क्या इन 5 से अलग कोई नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, अगेन गुरजोत अनुषा जकोब वेंकट, ताहिरा गुरजोत अनुषा जकोब वेंकट, यही पांचों ट्यूटर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यानी कि हमारे डाटा फ्रेम में कितने ट्यूटर्स हैं, 5 ट्यूटर्स हैं। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 5 ग्रुप्स बनेंगे। तो जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे कि डाटा फ्रेम के ग्रुप बाय का रिजल्ट डॉट ग्रुप्स, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, उन 5 ग्रुप्स के नाम, उनमें कितनी रोज हैं और उसकी इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करेगा। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। यहाँ बुक में भी आपको इसका स्नैपशॉट मिलेगा कि ये किस तरीके से रिजल्ट देता है। आपके माइंड में पिक्चर जो है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अभी जिन स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि थ्योरेटिकली आपको इतना समझ नहीं आ रहा है कि मैम क्या बता रही हैं, तो जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है गेट ग्रुप। गेट ग्रुप का मतलब क्या है, अब जब हमने ग्रुप्स यूज किया था तो हमें सारे जितने ग्रुप्स थे 5 के 5, या फिर अगर हमारे में 4 ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप हैं, 20, जितने भी ग्रुप्स हमारे क्रिएट हुए हैं वो सब हमें यहाँ से मिलेंगे। बट अगर हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से तो सिर्फ हमें क्या मिला, ग्रुप का नाम, उसमें कितनी रो है उसके बारे में मिला। लेकिन अगर हमें एक ग्रुप की सारी वैल्यूज चाहिए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट ग्रुप फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और गेट ग्रुप के अंदर हम वैल्यू क्या प्रोवाइड करेंगे, एग्जैक्टली उस वैल्यू का नाम देंगे जो ग्रुप में फॉर्म हुई होगी। अगर यहाँ पे हम वो वैल्यू देंगे जो हमारे रिजल्ट में ग्रुप बना है तो उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। ठीक है, साइज फंक्शन क्या करता है, ये हर ग्रुप की हमें साइज काउंट करके देता है कि हर ग्रुप में हमारे पास कितनी रोज हैं। ठीक है, काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट फंक्शन जो है वो साइज से मिलता जुलता होता है बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइज जो है वो तो इंडिविजुअल वैल्यूज हमें दे देगा कि हर ग्रुप में कितनी रो है, सिर्फ वो हमें ये बताएगा। लेकिन काउंट क्या करता है, हर ग्रुप के जितनी भी रोज हैं उन रोज की अलग अलग कॉलम के लिए इंफॉर्मेशन देगा। इसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली ही दिखाऊंगी, यहाँ बताने से इतना समझ शायद ना आए। ठीक है, डॉट कॉलम डॉट हेड ये यूज होता है किसी एक कॉलम को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब जितने मेथड्स हमने पढ़े उन सब का प्रैक्टिकल पार्ट है, क्योंकि अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी, यहाँ से हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो कैसे वर्क कर रहे हैं। हमने कमांड जो एग्जीक्यूट की वो वही कमांड यूज की है, df1 डॉट ग्रुप बाय ट्यूटर, यानी कि हमने ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग परफॉर्म की है। जब हमने ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग परफॉर्म की तो उसका रिजल्ट हमने किसमें स्टोर कर लिया, gdf में। ठीक है, तो gdf क्या बन गया,
डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। हमने हमारे ग्रुप बाय का रिजल्ट जो है वो जीडीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब हमने पढ़ाई है कि इस जीडीएफ पे हम कौन कौन से फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। अब हम उन सब की डिटेल यहाँ से देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन आप देखिए, यहाँ से हमने कौन सा पढ़ा था, एट्रीब्यूट ग्रुप्स। ठीक है, तो वही हमने यहाँ यूज किया है gdf डॉट ग्रुप्स। तो जब हमने gdf डॉट ग्रुप्स किया तो जितने भी ग्रुप्स इस gdf में क्रिएट हुए थे हमें उन सब की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए हमारे gdf में 5 ग्रुप क्रिएट हुए थे क्योंकि 5 ट्यूटर थे, तो हमें उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। ये अनुषा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद देन गुरजोत से रिलेटेड, देन जकोब, देन ताहिरा, देन वेंकट। ठीक है, इसके साथ साथ इन सब का हमें डाटा टाइप भी मिल गया और इन सब की रेंज भी यहाँ से हमें पता चल गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हमने पढ़ा था, आप यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा था गेट ग्रुप, देन साइज, देन काउंट। ये सब हम 1 बाय 1 करेंगे। नेक्स्ट है हमारा गेट ग्रुप। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमने फंक्शन किस पे कॉल किए हैं, जीडीएफ पे कॉल किए हैं। ठीक है, ऊपर जीडीएफ डॉट ग्रुप्स था, यहाँ जीडीएफ डॉट गेट ग्रुप। अब यहाँ जो ये वैल्यू हम पास करते हैं, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये एग्जैक्टली एक वैल्यू होने, ये एग्जैक्टली इनमें से ही कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ ये जो 5 वैल्यूज हमने पढ़ी, इन्हीं 5 में से कोई एक वैल्यू अगर हम यहाँ देंगे तो उसकी डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज तो हमें क्या मिलेगा, एरर। अगर हमने यहाँ कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो हमारे ग्रुप्स में है ही नहीं तो हमें एरर मिलेगा। अब वेंकट हमने प्रोवाइड किया, वेंकट नाम का ग्रुप हमारे पास था। अब हमें उस ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए वेंकट नाम से हमारे पास 4 रो थी और चारों रो में क्या क्या क्वार्टर था, कौन कौन सी कंट्री थी, कौन कौन सी क्लासेस थी, वो सारी डिटेल जो है वो डिस्प्ले होगी। सिमिलरली गुरजोत के केस में gdf डॉट गेट ग्रुप गुरजोत, इस बार हमें गुरजोत वाला जो है ग्रुप डिस्प्ले करवाना है। क्या गुरजोत यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, यस, गुरजोत ग्रुप हमारे डाटा फ्रेम में था, तो इसलिए गुरजोत से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा था हमारे डाटा फ्रेम में, उस ग्रुप में कितनी रोज हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप की डिटेल जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट साइज, तो हमने सिंपली कॉल किया gdf डॉट साइज। ये हमें क्या करेगा, हर ग्रुप में नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर देगा। हर ट्यूटर ने 4 क्वार्टर्स में पढ़ाया था, तो इसलिए हर ट्यूटर की 4 रोज थी हमारे डाटा फ्रेम में, तो इसलिए हर ट्यूटर में साइज काउंट किया गया 4। अनुषा की भी 4 रोज हैं, गुरजोत के ग्रुप में भी 4 रोज हैं, जकोब के ग्रुप में भी 4 रोज हैं, ताहिरा में भी और वेंकट में भी, सब में 4 रोज हैं। ठीक है, बट जब हम gdf डॉट काउंट करेंगे तो gdf डॉट काउंट कैसे डिफरेंट होता है, ये देखिए। जब हमने gdf डॉट काउंट किया तो हमें क्या मिला, ग्रुप से रिलेटेड, पहले हमें सिर्फ ग्रुप में क्या मिल गया था कि हाँ ग्रुप में 4 रोज है, लेकिन यहाँ हमें सिंपली रो नहीं मिला, यहाँ हमें हर कॉलम की रो मिली। आप देख सकते हैं, पहले आप यहाँ पे ये डाटा फ्रेम देखिए, इस डाटा फ्रेम में 4 कॉलम्स थे, क्लासेस, कंट्री, क्वार्टर और ट्यूटर। ट्यूटर वाइज तो हमने ग्रुपिंग ही कर दी, बचे कितने कॉलम, 3 कॉलम, क्वार्टर, कंट्री और क्लासेस। ताहिरा की जितनी भी रोज होंगी उन सब में 3-3 कॉलम होंगे। सिमिलरली गुरजोत की जितने भी रोज हैं उनमें भी 3 कॉलम होंगे। तो उसी के बेसिस पे यहाँ रिजल्ट देखिए, यहाँ सिंपली ये नहीं मिला कि अनुषा के केस में कितनी रोज है, अनुषा के केस में क्लासेस वाले कॉलम में कितनी रोज हैं, कंट्री वाले कॉलम में कितनी रोज हैं और क्वार्टर वाले कॉलम में कितनी रोज हैं। ठीक है, सिमिलरली गुरजोत, जकोब, ताहिरा, वेंकट के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब अनुषा वाले ग्रुप में 4 रो हैं तो क्लासेस में भी 4 वैल्यू होंगी, कंट्री में भी 4 वैल्यू होंगी और क्वार्टर में भी 4 ही वैल्यू होंगी, तो फिर ये इस तरीके से अलग अलग डिस्प्ले करवाने का मतलब क्या है, ये तो इलॉजिकल सी बात हो गई। सिंपली यहाँ से साइज से ही पता चल गया हमें, जब कि 4 रोज हैं तो ऑब्वियसली हर कॉलम में 4 ही एंट्री होंगी, क्लासेस भी 4 होंगी, कंट्री भी और क्वार्टर भी, तो ये काउंट का अलग से यूज क्या है। तो याद करने की कोशिश कीजिए, हमने काउंट और साइज में क्या डिफरेंस पढ़ा था, इवन काउंट और लेन मेथड में भी हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था कि काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नोट नैन वैल्यूज को काउंट करता है। यहाँ तो हमारे डाटा फ्रेम में कोई भी नैन वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए जितनी नंबर ऑफ रोज हैं
उतना ही नंबर हर कॉलम में आ गया। बट मान लीजिए हमारे पास किसी कॉलम में नैन वैल्यू होती, मान लीजिए अनुष के लिए सेकंड क्वार्टर में जो क्लासेस हैं वो क्या होती, नैन वैल्यू होती। यहाँ पे देखिए अनुषा के लिए ये सेकंड क्वार्टर है, इस सेकंड क्वार्टर में क्लासेस की वैल्यू 36 की जगह अगर नैन होती, सपोज कीजिए ये वैल्यू हमारे पास नैन होती, उस केस में क्या होता, अनुषा के पास रोज तो टोटल 4 ही आएंगी क्योंकि अनुषा की 4 रोज हैं। बट जब अनुषा का काउंट हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पे क्वार्टर कितने आएंगे, 4 आएंगे क्योंकि उसने चारों क्वार्टर्स में पढ़ाया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। उसने किस किस कंट्री में पढ़ाया चारों क्वार्टर में, ये भी इंफॉर्मेशन थी, ये भी चारों रोज में थी, तो ये भी क्या हो जाएगा 4। बट जब क्लासेस की टर्न आएगी तो हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में तो नंबर ऑफ क्लासेस प्रेजेंट है, बट सेकंड क्वार्टर में नंबर ऑफ क्लासेस प्रेजेंट नहीं है, नैन है। तो क्लासेस वाले कॉलम में अनुषा वाले ग्रुप में सिर्फ 3 ही वैलिड एंट्रीज है, फोर्थ एंट्री तो नैन है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 3 डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली काउंट का यूज कब होता है, जब हमारे डाटा फ्रेम में नैन वैल्यूज एग्जिस्टिंग होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको फिर भी नहीं कुछ क्लियर होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब हमने जीडीएफ के साथ क्लासेस को कॉल किया। ठीक है, जीडीएफ हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था, ये 2 नहीं आएगा, ये सिर्फ जीडीएफ होगा। अब जब हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लासेस लिखा, ठीक है, तो क्लासेस के साथ हमने क्या यूज किया है, हेड यूज किया, तो ये क्या करेगा, उस क्लासेस वाले कॉलम को डिस्प्ले करवा देगा। ओके, तो ये सारे फंक्शंस जो थे पांचों के पांचों, उनका काम जो है वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स। बट इसे स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये पार्ट जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये पार्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब ये हम एनाकोंडा से स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। अब जब हमें ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है तो ग्रुपिंग हम किस पे परफॉर्म करेंगे, डाटा फ्रेम पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। और डाटा फ्रेम क्रिएट करने से पहले हमें हमारी पांडास और नंपाई दोनों लाइब्रेरीज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को डाटा फ्रेम की क्रिएशन नहीं आती है उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप डाटा फ्रेम की क्रिएशन पे अच्छे से वर्क करें, क्योंकि हमारे पास डाटा फ्रेम का बहुत यूज है हमारी फर्स्ट यूनिट में। और अगर हमें डाटा फ्रेम ही क्रिएट करना नहीं आएगा तो हम चीजें जो है सही से नहीं कर पाएंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं डाटा फ्रेम की क्रिएशन पे कोई फोकस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमें और काम परफॉर्म करने हैं। डाटा फ्रेम की क्रिएशन के लिए जो डाटा फ्रेम की बेसिक वीडियोज वाली प्लेलिस्ट है उसकी आप फर्स्ट सेकंड वीडियोज देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां हमने डाटा फ्रेम की क्रिएशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वेरियस मेथड्स हमने यूज किए हैं। आपको जो सा सुटेबल लगे आप उसे लर्न कर सकते हैं वहां से। अब हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कोई 2D स्ट्रक्चर चाहिए। तो हम एक 2D डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ हम क्या क्या लेंगे, हम ट्यूटर, क्लासेस, कंट्री और क्वार्टर, हमने जो बुक में पढ़ा हम उसी डाटा फ्रेम को लेके चलते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ट्यूटर्स। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी की की हो गई। अब वैल्यूज से पहले हमने कॉलम लगाया, अब हम इसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे। वैल्यूज हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। हम रिपीटेड वैल्यूज भी डालेंगे इसमें, ताकि हमारी जो रिपीटेड वाली ग्रुपिंग हमारी तभी परफॉर्म हो पाएगी जब रिपीटेड वैल्यूज होंगी। अगर रिपीटेड वैल्यूज ही नहीं होंगी तो हम ग्रुपिंग को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्रिएट करते जाएंगे। देन हमने ले लिया अल्फाबेट का ध्यान रखिएगा, स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट्स जो हैं वो अलग अलग कंसीडर होते हैं।
तो इसलिए ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि आप उन्हें सेम मान के चलें, तो टाइपिंग एरर्स का ध्यान रखिएगा। इवन ये इस केस में आपको एरर शो भी नहीं होगा, बट आपका एग्जैक्टली जो काम है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ये हमने हर नाम को 2-2 बार ले लिया है। इसके बाद ये अब हमने टोटल 10 एंट्रीज ले ली। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने 10 ट्यूटर्स ले लिए हैं। इसी तरीके से हम क्लासेस, क्वार्टर और कंट्री में भी 10 एंट्रीज जो हैं वो लेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे वो हम ले लेते हैं कंट्री। नेक्स्ट की हमारी हो गई है कंट्री। अब हम इसकी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। कंट्री नेम हम कोई भी ले लेते हैं। कंट्री नेम हम ले लेते हैं यूएसए, देन यूके, देन हमने ले लिया जापान। क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहे हैं, हम इन सबको कोट्स में रखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इंडिया, देन अगेन हमने ले लिया मान लीजिए यूके, देन यूएसए, देन इंडिया। ये हमने अभी तक 7 एंट्रीज ले ली हैं, हमें टोटल 10 एंट्रीज लेनी है, तो हम इन्हें रिपीटेड वैल्यूज भी लेंगे यहाँ पे। जापान, देन अगेन हम ले लेते हैं इंडिया, एंड देन हमने ले लिया यूके। ये हमारी टोटल 10 एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लेंगे हमारी नेक्स्ट की हम ले लेते हैं क्लासेस। ठीक है, सिमिलरली क्लासेस के लिए भी हम कीज प्रोवाइड करेंगे। तो क्लासेस के लिए अब हम कोई भी रैंडमली 10 एंट्रीज ले लेते हैं। 23, 43, 42, 27, 56, 34, 43। ये हमारी हो गई हैं अगेन 7 एंट्रीज ही हुई हैं अभी। तो हम और कुछ एंट्रीज ले लेंगे और ये हमारी 10 एंट्रीज हो गई हैं। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितनी वैल्यूज आपने ट्यूटर के लिए ली थी उतनी ही आप कंट्रीज के लिए, उतनी ही क्लासेस के लिए और उतनी ही किसके लिए लेंगे, हमारे क्वार्टर्स के लिए लेंगे। अदरवाइज तो हमें क्या मिल सकता है, एरर मिल सकता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं क्वार्टर। इसके लिए भी हम कीज डिफाइन कर देंगे। ये अगेन हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी 10 एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हमारी डिक्शनरी कवर हो गई। अब हम क्रिएट करेंगे डाटा फ्रेम। तो हमने एक डाटा फ्रेम डीएफ लिया। डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो पीडी डॉट फंक्शन का नाम क्या यूज करते हैं, डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का डी कैपिटल एफ कैपिटल, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और इसमें हम वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे जिससे हमने डाटा फ्रेम को क्रिएट करना है। अब सबसे पहले हम ये डाटा फ्रेम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसे हमने रन करवाया और ये हमारा डाटा फ्रेम डिस्प्ले हो गया। हमारे डाटा फ्रेम में 10 रोज हैं क्योंकि हमने हर कॉलम के लिए 10 एंट्रीज प्रोवाइड की थी। तो ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब हम इस पे ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम GDF हम कोई भी एक ले लेते हैं, GP ले लेते हैं मान लीजिए। तो इसमें हम स्टोर करवाएंगे ग्रुप बाय का रिजल्ट, डाटा फ्रेम का नाम, डॉट ग्रुप बाय फंक्शन का नाम और किसके बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है। मान लीजिए हमें ट्यूटर के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, तो हमने यहाँ क्या प्रोवाइड कर दिया, ट्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो ट्यूटर की स्पेलिंग अब हमने यहाँ पे यूज की है वही सेम स्पेलिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, अदरवाइज तो हमें एरर मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम GP को सिंपली
प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर हम इसे सिंपली प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इसे रन करवाएंगे तो हमें देखिए रिजल्ट क्या मिला। ये तो हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था जो हमने प्रिंट डीएफ दिया था। जो हमने प्रिंट जीपी दिया उसके लिए हमें आउटपुट में क्या मिला, pandas.core.groupby.generic data frame group by। इस तरीके से हमें सिर्फ ये डिटेल मिल गई कि किस लोकेशन पे वो स्टोर है, लेकिन वैल्यूज डिस्प्ले नहीं हुई। अगर हमें वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है तो हमें उन एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा जो अभी अभी हमने बुक में पढ़े थे। तो उसके लिए इस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, पहला मेथड हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्रुप बाय, सॉरी ग्रुप्स। ग्रुप बाय तो हमने यूज कर लिया। फर्स्ट एट्रीब्यूट हमने जो पढ़ा था वो था ग्रुप्स, तो उसी को अब हम यहाँ परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं ग्रुप्स। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए हमें ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन जो है मिल गई। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप क्रिएट हुआ अंकुश के नाम से। अंकुश की हमारे पास 2 एंट्री थी, अंकुश हमने 2 बार लिया था। देन राम वाला जो केस है, राम वाले केस में हमारे पास 3 एंट्रीज थी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ये आपको शो कर रहा है। नंबर ऑफ रोज आपको कहाँ से पता चल रही है, यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं इसमें, तो यानी कि 2 रो हैं। ये हमारा स्पेस शो कर रहा है कि हर वैल्यू ने कितना स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, इस वाले में राम के लिए हमारे पास 3 रो थी, तो ये उन तीनों रोज के लिए है। देन रमन के लिए हमारे पास ये वाली तीनों रोज थी, तो ये उन तीनों रोज के लिए है। और सीता के लिए हमारे पास 2 रो थी, तो ये वाले उन 2 के लिए। ठीक है, आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, आप ये देखिए अंकुश के लिए यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है इंडेक्स, 4 और 7। तो आप यहाँ से चेक कीजिए अंकुश की लोकेशन क्या है, 4 पे है, और अंकुश की लोकेशन किस पे है, 7 पे है। तो यानी कि 2 रोज आई हैं, 4th इंडेक्स वाली रो और 7th इंडेक्स वाली रो जो है वो अंकुश के ग्रुप में इंक्लूडेड है। राम के ग्रुप में कौन कौन सी रो इंक्लूडेड है, 0th इंडेक्स, 3rd इंडेक्स और 8th इंडेक्स। तो यहाँ से देखिए ये 8th इंडेक्स वाला ये भी हमारा राम वाले ग्रुप में आएगा, ये 3rd इंडेक्स वाला जो है ये भी राम वाले ग्रुप में आएगा, और 0th इंडेक्स, इसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। ये देखिए ये 0th इंडेक्स जो था वो भी क्या था, राम वाली रो थी, क्योंकि हमारे बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 से साइज -1 तक होते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 0, 3rd और 8th लोकेशन जो है वो किसकी हो गई, राम वाली रोज की हो गई। देन रमन वाली रोज में हमारे पास रमन के लिए, रमन वाले ग्रुप में भी 3 रो आई। कौन कौन सी रो, 1st, 6th और 9th। तो ये देखिए फर्स्ट रो जो है वो भी रमन की है, 6th रो में भी हमारे पास ट्यूटर एज रमन है, और 9th रो में भी ट्यूटर कौन है, रमन है। ठीक है, देन सीता, सीता में कितनी रोज इंक्लूडेड है, 2 रोज। कौन कौन सी, 2nd और 5th रो। ठीक है, तो इसी का हम देखिए यहाँ से 2nd रो जो है वो भी किसकी है, सीता की है, और यहाँ से जो ये 5th रो है वो भी किसकी है, सीता की है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है वो ग्रुप्स क्रिएट कितने हुए हैं वो हमें पता चल गया, ग्रुप में कितनी रोज हैं ये हमें पता चला, और कौन कौन सी रो इंक्लूडेड है ये हमें पता चला। तो ये, और इसके साथ साथ उनके कितना डाटा टाइप क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो क्या था, गेट ग्रुप। ये आप यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, गेट ग्रुप फंक्शन, और राउंड ब्रैकेट्स में हम उसके साथ क्या प्रोवाइड करते थे, वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है इस बार, गेट ग्रुप्स। तो गेट अंडरस्कोर ग्रुप, और इसके साथ अब ब्रैकेट्स में हमें क्या देनी है, किसी भी ट्यूटर की वैल्यू जिसका ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है कि हम किसी का भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम अंकुश का चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे अंकुश। अब जब हम इसे रन करेंगे तो अंकुश वाली सारी रोज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये देखिए अंकुश वाली रोज जो है वो डिस्प्ले हो गई। ये हमने ओरिजिनल डाटा फ्रेम ऊपर प्रिंट करवा रखा था, ये उसी के साथ अटैच होके आ रहा है। अगर आपको इसमें गैप चाहिए तो आप यहाँ पे गैप दे सकते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, ताकि एम्प्टी लाइन जो है वो बीच में डिस्प्ले हो और हम जो है आइडेंटिफाई कर पाए इजीली। ठीक है, ये हमने 2 लाइन का गैप दे दिया है। अब हम रन जब करेंगे तो ये देखिए ये आपका ऊपर ओरिजिनल डाटा फ्रेम था, ये आप स्क्रॉल अप करके चेक कर सकते हैं।
ये देखिए ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम था और ग्रुपिंग के बाद जब हमने गेट ग्रुप अंकुश किया तो हमें अंकुश वाले ग्रुप की डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले होगी। यहीं अगर हम अंकुश की जगह रमन दे देते तो अब हमें किसकी रोज मिलेंगी? रमन की। अब हम इसे जब रन करेंगे तो ये देखिए हमें किसका रिजल्ट मिला? रमन का। सिमिलरली अगर हम यहाँ राम दे देते हैं तो राम वाली रोज डिस्प्ले होंगी जब हम इसे रन करेंगे, और अगर हम यहाँ सीता दे देते हैं तो सीता वाली सारी रोज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहाँ कोई भी चेंजेस कर रहे हैं कोड में तो पहले हम उसको सेव करेंगे और उसके बाद रन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ चेंजेस किए और बिना सेव किए रन कर दिया तो कई बार क्या होता है कि पहले वाला ही कोड जो है वो डिस्प्ले होता है, चेंजेस वो शो ही नहीं करता। इसलिए बेटर प्रैक्टिस क्या होती है कि जब भी कोड में कुछ भी चेंज किया तो एग्जीक्यूट करने से पहले उसे सेव करो। तो इसलिए कंट्रोल एस साथ साथ यूज करना जो है हमेशा जरूरी होता है। ठीक है, अब ये गेट ग्रुप्स वाला क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे काउंट फंक्शन। ठीक है, तो हम इसके साथ यूज करेंगे काउंट, gp.count। काउंट फंक्शन क्या करेगा? हमें हर ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इसे हम रन करते हैं। ये देखिए हमें हर ग्रुप में रोज जो है वो मिल गई। अब यहाँ पर देखिए रोज कैसे मिली हमें? हर कॉलम के लिए अंकुश वाले में कि कंट्री में कितनी वैल्यूज हैं, क्लासेस में कितनी वैल्यूज हैं, क्वार्टर में कितनी वैल्यूज हैं, राम के केस में भी कितनी कंट्रीज की वैल्यू है, कितनी क्लासेस की, कितनी क्वार्टर की। अब यहाँ देखिए तीनों कॉलम्स में वैल्यू सेम है। अंकुश के लिए तीनों कॉलम्स में 2 है, राम के लिए तीनों कॉलम्स में 3 है, रमन के लिए तीनों कॉलम्स में 3 है, सीता के लिए तीनों कॉलम्स में क्या है? 2 है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नैन वैल्यू नहीं थी तो इसलिए हर कॉलम की वैल्यू जो है सेम हो गई। अगर हम यहाँ पे साइज यूज करते तो इस केस में क्या होता है? हमें अलग अलग कॉलम्स के लिए वैल्यू नहीं मिलती, हमें सिंपली नंबर ऑफ रोज मिलते। ये देखिए कि अंकुश वाले ग्रुप में 2 रो हैं, राम वाले ग्रुप में 3 रो हैं, रमन वाले ग्रुप में भी 3 रोज हैं और सीता वाले ग्रुप में 2 रोज हैं। अब एक बार हम नैन वैल्यूज ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम काउंट को यूज करके देखते हैं। ठीक है, हमारा डाटा फ्रेम जो था हमें डिक्शनरी में वैल्यूज स्टोर की थी तो वहीं पे हम कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज नैन ले लेते हैं। एक हमने ये वाली वैल्यू नैन ले ली। हम जब भी नैन वैल्यू देंगे तो हम np.nan यूज करेंगे क्योंकि नैन वैल्यूज जो है वो हमारी numpy लाइब्रेरी में होती है, इसलिए हमेशा np.nan स्पेसिफाई करना होता है, अदरवाइज वो हमें एरर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं np.nan। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब हमें रिजल्ट देखिए क्या मिला। सॉरी, हमने तो अभी साइज ही रन किया हुआ है, तो साइज के केस में तो सेम चीज रही हमारी कि अंकुश की 2 रोज हैं, राम और रमन की 3 रोज हैं, सीता की 2 रोज हैं। लेकिन जब हम यहाँ काउंट लगाएंगे तो काउंट जो है वो नैन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता। ये हर कॉलम की एंट्री देगा और इस बार कॉलम्स में अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी। ये देखिए अंकुश के केस में कोई नैन वैल्यू नहीं थी तो अंकुश के केस में क्वार्टर, क्लासेस और कंट्री तीनों इक्वल थे। ठीक है, राम के केस में देखिए, राम के केस में कंट्री 3 है बट क्लासेस 2 है। क्यों? क्योंकि हमें राम वाली एक एंट्री में क्या कर दिया? np.nan हमने स्टोर किया था। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमने चेंजेस किए। यहाँ पे हमने राम के लिए क्या किया? क्लासेस में nan स्टोर किया, सीता के लिए एक क्लास में हमने nan स्टोर कर दिया और रमन के लिए एक क्लास में हमने nan स्टोर कर दिया। ठीक है, तो राम, सीता और रमन इन तीनों में एक एक नैन एंट्री है। तो इस केस में आप देख सकते हैं अंकुश के केस में कोई नैन एंट्री नहीं थी तो तीनों कॉलम्स में वैल्यू सेम थी। राम के केस में क्लासेस में एक वैल्यू जो थी वो नैन थी तो वो इनवैलिड थी, इसलिए क्लास वाले कॉलम में 2 आया, क्वार्टर और कंट्री 3 है। सिमिलरली रमन के लिए क्लासेस 2 है और कंट्री क्वार्टर 3। सीता के लिए क्लासेस जो है वो सिर्फ 1 है और कंट्री और क्वार्टर जो है वो 2 है। तो इसलिए काउंट जो है वो नैन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता। ये चीज हमें हमेशा माइंड में रखनी है। ठीक है, तो हम अपने डाटा फ्रेम में चेंजेस जो है वो रिवर्स कर देते हैं। ये नैन वैल्यूज जो थी वो हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एंट्रीज ले लेंगे इनकी प्लेस पे, ये नैन वैल्यूज हटा के।
ठीक है, अब जब इसे रन करेंगे तो हमें बिल्कुल सेम पहले वाली एंट्रीज ही मिलेंगी, क्योंकि अब हमने सारी नैन वैल्यूज को रिमूव कर दिया है। तो अब हर कॉलम में जो है एंट्रीज सेम रहेंगी, अंकुश के लिए भी तीनों कॉलम्स में, राम और रमन के लिए भी, सीता के लिए भी। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा काउंट और साइज में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज ग्रुपिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, तो अब हमने सिंगल कॉलम का तो देख लिया कि जब हमने एक कॉलम पे ग्रुपिंग की तो वो कैसे परफॉर्म हुई। अगर हमें मल्टीपल ग्रुप्स पे परफॉर्म करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय कमांड के अंदर लिस्ट का। ठीक है, जहां अभी तक हमने सिंगल नेम प्रोवाइड किया था, अब हम वहां पे क्या करेंगे, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उस लिस्ट में हम जिस जिस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे उस कॉलम के बेसिस पे हमारी ग्रुपिंग जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। द अबव एग्जांपल क्रिएटेड ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉलम। अभी तक हमने सिर्फ सिंगल कॉलम के बेस पे ग्रुप्स क्रिएट किए थे। इफ यू वांट टू क्रिएट ग्रुप्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स, अगर हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज टू पास अ सीक्वेंस टू ग्रुप बाय फंक्शन। तो उसके लिए हमें ग्रुप बाय फंक्शन ही यूज करना है, बट अब हमें उसमें क्या पास करनी है, एक सीक्वेंस पास करनी है दैट कंटेन द नेम ऑफ फर्स्ट ग्रुप कॉलम followed by second group column followed by third group column and so on। इसके कहने का मतलब क्या है कि उस सीक्वेंस में जिस कॉलम का नाम हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, पहले उसके बेसिस पे ग्रुपिंग होगी। ठीक है, उसके बेसिस पे ग्रुपिंग होने के बाद जो हमने सेकंड कॉलम का नाम दिया होगा, तो फर्स्ट कॉलम के ग्रुप्स के अंदर उस सेकंड कॉलम वाले ग्रुप के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी। ठीक है, अभी आप जब देखेंगे तो ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर इंस्टेंस यू वांट टू क्रिएट ग्रुप्स फॉर ट्यूटर्स, हमने ट्यूटर्स के लिए ग्रुप बनाए, एंड फॉर ईच ट्यूटर ग्रुप, और हर ट्यूटर के ग्रुप के अंदर हमें कंट्री वाइज सब ग्रुपिंग करनी है कि एक ट्यूटर ने अलग अलग कंट्रीज में पढ़ाया है, तो अगर उसने किसी कंट्री में 2 बार 3 बार पढ़ाया है तो उसकी भी हमें सब ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है। तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, df.groupby, और यहाँ पे इस बार हमें लिस्ट देनी पड़ेगी। लिस्ट में पहले हमने लिखा ट्यूटर का नाम, फिर लिखा कंट्री का नाम, क्योंकि पहले हमें ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग करनी है और फिर हमें उस ट्यूटर के अंदर भी फर्दर कंट्री के बेसिस पे सब ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, सिंस अवर डाटा फ्रेम्स नेम इज df1, we have applied group by on df1 and save the resultant group object as gdf2। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ग्रुप बाय लगाया, ट्यूटर और कंट्री इस बार मल्टीपल कॉलम्स दिए और रिजल्ट किसमें स्टोर करवा लिया, gdf2 में हमने रिजल्ट स्टोर करवा लिया। ठीक है, नाउ यू कैन अप्लाई ऑल द ग्रुप एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑन द ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट gdf2। अब हमने जितने भी पीछे पढ़े थे ग्रुप्स, गेट ग्रुप्स, काउंट साइज, उन सबको हम gdf2 पे अप्लाई कर सकते हैं। बट इस बार देखिए, जब हमने gdf2.groups किया तो हमने उसी डाटा फ्रेम पे ग्रुपिंग की है, लेकिन पिछली बार हमें सिर्फ कितनी रोज मिली थी, 5 रोज, यानी कि हमारे सिर्फ 5 ग्रुप बने थे। बट इस बार हमारे कितने ग्रुप बने हैं टोटल, यहाँ से देखिए जितनी हमें रोज दिख रही हैं ये उतने हमारे ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, पहले अनुषा के लिए सिर्फ एक ग्रुप क्रिएट हुआ था, बट अब अनुषा के साथ 3 ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं। एक अनुषा का ब्राजील कंट्री के साथ, दूसरा अनुषा का जापान कंट्री के साथ, और तीसरा अनुषा का यूके कंट्री के साथ। देन गुरजोत के केस में पहले गुरजोत का जापान, देन यूके, देन यूएसए। सिमिलरली जकोब का, ताहिरा का और वेंकट का 2 कंट्रीज में। यहाँ से जब हमने ये साइज कमांड रन की तो साइज कमांड के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ग्रुप्स के नाम का क्लियर आइडिया पता चल रहा होगा। पहले ये ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग हुई, अनुषा वाले ग्रुप के अंदर भी फर्दर जो है वो किस बेसिस पे ग्रुपिंग हुई, कंट्री वाइज ग्रुपिंग हुई। वो 3 कंट्रीज में पढ़ा रही थी तो 3 रोज जो है वो यहाँ पे आ गई। गुरजोत वाले ग्रुप में 3 यूनिक कंट्रीज थी, जापान, यूएसए, यूके, तो इसलिए इसमें भी फर्दर हमारे 3 ग्रुप फॉर्म हो गए। यहाँ पे ये जो है ये नंबर ऑफ रोज हैं। अनुषा के ब्राजील के साथ एक ही रो थी, अनुषा जापान में 2 रोज थी, यानी कि अनुषा ने जापान में 2 बार पढ़ाया है, इससे एग्जिस्टिंग 2 रोज थी। ठीक है, अनुषा ने यूके में एक ही बार पढ़ाया है तो उसकी 1 रो है।
गुरजोत ने जापान में 1 टाइम पढ़ाया है तो उसमें 1 रो आ गई। गुरजोत ने यूके में 1 टाइम पढ़ाया है तो उसमें भी 1 रो आएगी। गुरजोत ने यूएसए में 2 टाइम्स पढ़ाया है तो इस वाले ग्रुप में 2 रोज हो गई। जकोब ने ब्राजील में 2 टाइम्स पढ़ाया है तो उसके लिए इस ग्रुप में 2 रोज आएंगी। यूके में 1 टाइम पढ़ाया है तो 1 रो, यूएसए में भी 1 टाइम पढ़ाया है तो 1 रो। ताहिरा ने ब्राजील में 1 बार पढ़ाया है तो उसमें 1 रो हो गई। जापान में 1 टाइम तो 1 रो। यूएसए में उसने 2 टाइम्स पढ़ाया है तो इसलिए उसमें 2 रोज आ गई। ठीक है। वेंकट ने ब्राजील में 1 बार पढ़ाया है, यूएसए में 3 बार पढ़ाया है तो ये उनके नंबर ऑफ रोज हो गए। इस डाटा को आप चाहें तो अपने एक्चुअल डाटा फ्रेम से वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको लास्ट एंट्री वेरीफाई करके दिखाती हूँ। वेंकट यूएसए में 3 रोज, 3 रोज कैसे आएंगी तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। ये हमारा डाटा फ्रेम था। अब हम यहाँ देखते हैं वेंकट से रिलेटेड रोज। ये थी हमारी फर्स्ट रो वेंकट की, ये किसमें आई, ब्राजील में। ठीक है, तो वेंकट का ब्राजील के साथ 1 रो हो गई। देन वेंकट की यूएसए के साथ ये रो मिली हमें। उसके बाद वेंकट की अगेन किसके साथ रो मिली, यूएसए के साथ। उसके बाद वेंकट की अलग से हमें लास्ट क्वार्टर में भी यूएसए के साथ मिली। यानी कि वेंकट ने यूएसए में 3 बार पढ़ाया है, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। ब्राजील में 1 बार पढ़ाया है फर्स्ट क्वार्टर में। तो यानी कि हमारे जो ग्रुपिंग हुई है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक बार इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, ट्यूटर वाइज एंड कंट्री वाइज। ट्यूटर के अंदर ही हमें कंट्री वाइज ग्रुपिंग करनी है तो हम यहाँ दे देंगे कंट्री। हम यहाँ पहले ग्रुप्स ही काउंट करेंगे। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारे ग्रुप्स जो है डिस्प्ले हो जाएंगे। डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ग्रुप, सॉरी ये ग्रुप्स होता है। स्पेलिंग का ध्यान हम हमेशा रखेंगे, अदरवाइज हमें क्या मिल सकता है, एरर। तो यहाँ देखिए पहले सिर्फ 5 कॉलम, पहले सिर्फ 5 ग्रुप बन रहे थे, लेकिन अब हमारे पास कितने सारे ग्रुप्स बन रहे हैं। अंकुश जापान का बन रहा है, देन अंकुश विद यूके बन रहा है हमारा। उसके बाद राम विद इंडिया बन रहा है, देन राम विद यूएसए का ग्रुप बन रहा है, देन रमन इंडिया बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रमन और यूके का बन रहा है। देन हमारा बन रहा है सीता विद जापान एंड देन सीता विद यूएसए। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। अब यहाँ इसमें से ग्रुप्स ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम साइज मेथड लगाते हैं तो उससे के साथ जो है हमारे पास डिटेल ग्रुप्स के नाम जो है बहुत क्लियरली विजिबल हमें हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे साइज मेथड अप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास ग्रुप्स और उनसे रिलेटेड रोज आ गई। अंकुश का पहले एक ग्रुप था, लेकिन अब अंकुश के 2 ग्रुप बन गए, एक जापान कंट्री के साथ, एक यूके के साथ, क्योंकि हमने कंट्री वाइज भी ग्रुपिंग कर दी। राम के 2 ग्रुप बने, इंडिया के साथ, इंडिया में उसने 2 बार क्लासेस ली थी तो उसमें 2 रोज आ गई। यूएसए के में 1 बार क्लास ली थी तो उसमें 1 रो आई। सिमिलरली रमन ने इंडिया में 1 बार क्लास ली थी तो उसमें 1 रो आई। रमन ने यूके में 2 बार क्लासेस ली थी तो उसमें 2 रोज आ गई। सीता ने जापान में 1 बार लिए, यूएसए में 1 बार ली। तो हमारे पास ये टोटल कितने ग्रुप्स हो गए, 2 and 2 4 6 8, टोटल 8 ग्रुप्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इसमें काउंट लगाएंगे तो हमें अलग अलग कॉलम्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने ट्यूटर और कंट्री वाइज तो ग्रुपिंग ही की है, बचे कौन कौन से कॉलम हमारे पास, एक क्वार्टर वाला और एक क्लासेस वाला। तो हमें उन दोनों का जो है वो काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ काउंट मेथड रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये क्लासेस और क्वार्टर की जो है वो डिटेल मिल गई। हमने नैन वैल्यूज को रिमूव कर दिया था तो हमारे डाटा फ्रेम में कोई भी नैन वैल्यू नहीं है, तो इसलिए क्लासेस और क्वार्टर की वैल्यू जो है हर केस में इक्वल है। अगर यहाँ नैन वैल्यूज होती तो ये वैल्यूज जो है वो डिफर कर सकती थी। ठीक है, अब इसके बाद हम गेट ग्रुप फंक्शन देखेंगे। तो गेट ग्रुप फंक्शन हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम करते हैं गेट ग्रुप।
जब भी हम गेट ग्रुप फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें ग्रुप्स के नाम जो है पता होने चाहिए। अगर हमें ग्रुप्स के नाम पता नहीं होंगे तो हम कोई भी रैंडम नेम टाइप करेंगे और उस केस में हमें एरर मिलेगा। हमने देखा था राम वाले ग्रुप में, राम ने जो है इंडिया में टीचिंग की थी, तो राम का इंडिया कंट्री में ग्रुप था। यहाँ से आप देख सकते हैं राम और इंडिया का ग्रुप है। तो यहाँ पे अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, राम कोमा इंडिया। ठीक है, हमें कंप्लीट ग्रुप का नाम प्रोवाइड करना होता है, तभी हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इसे रन करके देखते हैं। मस्ट सप्लाई अ टपल टू गेट ग्रुप विद मल्टीपल ग्रुपिंग कीज। तो जब हमने मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे किया होता है तो हमें यहाँ पे टपल प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि जैसे हमने ऊपर ग्रुप बाय में ये लिस्ट की फॉर्म में दिए थे, यहाँ हम टपल की फॉर्म में देंगे, तो हम इन्हें राउंड ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसे सेव करके इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमें जो है राम वाले ग्रुप की इंडिया के साथ डिटेलिंग मिल गई, 2 रो थी तो ये दोनों रोज जो है डिस्प्ले हो गई। सिमिलरली अगर हम रमन के केस में देखें तो रमन के केस में इंडिया में एक ही रो थी, तो अगर हमने यहाँ इसे रमन के साथ रन करेंगे, इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ही रो मिली। ठीक है, अगर हम रमन को यूके के साथ रन करें, रमन और यूके वाले रो में 2 रोज थी, तो अब हमें कितनी रोज मिलेंगी, 2। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ रमन के साथ यूएसए डिस्प्ले करवा देती हूँ। अब हमें पता है रमन ने सिर्फ इंडिया और यूके में क्लासेस ली थी, हमने साइज वाले वहां से चेकिंग की थी, तो रमन और यूएसए वाला तो कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब हम इसे रन करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, एरर मिला, दैट की एरर रमन यूएसए की इस नाम का कोई ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब भी हमें गेट ग्रुप फंक्शन यूज करना होता है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे ग्रुप्स के नाम जो है वो क्या क्या है, क्योंकि अगर हमने गलत नाम टाइप किया या फिर कोई ऐसा नाम प्रोवाइड किया जो हमारे ग्रुप में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस केस में हमें एरर मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए, बट while लिस्टिंग अ ग्रुप यूजिंग गेट ग्रुप फंक्शन, जब भी हम गेट ग्रुप फंक्शन की हेल्प से ग्रुप्स के रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं, यू नीड टू पास ऑल द वैल्यूज ऑफ ग्रुप कॉलम, यानी कि हमने जितने कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग की है हमें उन सब की वैल्यू को पास करना पड़ता है इन अ टपल, हमें वो टपल की फॉर्म में पास करनी पड़ती है। द पास्ड वैल्यूज बेस्ड ग्रुप मस्ट एग्जिस्ट इन द ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, कि ग्रुपिंग के बाद जो हमारा वो ऑब्जेक्ट बना है वो वैल्यूज उसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि जो वैल्यू हमने पास ऑन की है उस वैल्यूज के नाम का ग्रुप हमारे पास होना चाहिए, अदरवाइज पाइथन विल गिव एरर। तो ये हमने अभी प्रैक्टिकली देख ही लिया है कि यहाँ पे जब अब हमने किया था कि रमन यूएसए वाला ग्रुप नहीं था तो हमें एरर मिला, उससे पहले वाले ग्रुप्स एग्जिस्टिंग थे तो हमें वैल्यूज मिल जा रही थी। वही सेम चीज यहाँ पे समझाई गई है। ये देखिए अनुषा ने यूके में क्लासेस ली थी, तो अनुषा ने यूके में 1 क्लास ली थी तो उसकी 1 रो जो है डिस्प्ले हो गई। ठीक है, बट अनुषा ने यूएसए में कोई क्लास नहीं ली थी, तो जब अनुषा यूएसए प्रोवाइड किया तो उस केस में हमें क्या मिला, एरर मिला, दैट अनुषा यूएसए की डज नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रुप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस आई थिंक ये ग्रुप बाय वाला कॉन्सेप्ट सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीगेशन विया ग्रुप बाय। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ग्रुप बाय की हेल्प से हम एग्रीगेशन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हमने एग्रीगेशन फंक्शंस पढ़े थे, सम, मीन, मैक्स, काउंट। तो अगर हमें ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट्स पे उन्हें अप्लाई करना है, यानी कि मान लीजिए हमें जानना है कि ताहिरा ने टोटल कितनी क्लासेस ली। ठीक है, तो अब हम सिंपल तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक या एग्रीगेशन फंक्शन इस केस में रन ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपली हम लगाएंगे तो वो तो पूरे कॉलम का सम करके देता है। हमें सिर्फ किसका सम चाहिए, ताहिरा वाली क्लासेस का हमें सम चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ताहिरा वाली रोज की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी और फिर उस पे क्या करना पड़ेगा, सम फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस काम के लिए ग्रुप बाय फंक्शन जो है वो हमारी हेल्प करता है और हम ग्रुप बाय फंक्शन की हेल्प से एग्रीगेशन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए उसका सिंटैक्स देखते हैं। Often in data science you need to have summary statistics in the same table. कई बार हमें सेम टेबल में summary statistic की जरूरत पड़ती है। You can achieve this using add function.
तो यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है? एग फंक्शन ऑन द ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग ग्रुप बाय मेथड। ठीक है, हम ग्रुप बाय मेथड की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे हम एग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। द एग मेथड एग्रीगेट्स द डाटा ऑफ डाटा फ्रेम यूजिंग वन और मोर ऑपरेशंस ओवर द स्पेसिफाइड एक्सेस। जो भी हमने एक्सेस दिया होगा वो उस एक्सेस के अलोंग जो है एग्रीगेशन फंक्शन को परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ एग फंक्शन। तो उसका सिंटैक्स देखते हैं, ये है हमारे पास उसका सिंटैक्स। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है डाटा फ्रेम, ये मिसप्रिंट है आपका, यहाँ डाटा फ्रेम नहीं होता। डाटा फ्रेम पे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट लगाने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है यहाँ पे वो वाला ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सिंपल डाटा फ्रेम। ठीक है, तो इसे आप अपनी बुक्स में करेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे याद भी कर सकते हैं और आगे फर्दर बुक में भी एग्जाम्पल देख के आपको समझ आ जाएगा ये चीज। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एग फंक्शन और इसके साथ ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वो एग्रीगेशन फंक्शन जो हमें कॉल करना है। सम, मिन, मैक्स, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी फंक्शन हमें कॉल करना है वो हम यहाँ इसके प्लेस पे प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें कॉलम वाइज करना है तो एक्सेस 0 और डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और अगर हमें रो वाइज करना है तो उस केस में हमें एक्सेस की वैल्यू 1 प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, ये यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है। फंक्शन जो है कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, और एक्सेस की वैल्यू 0 या 1 में से कुछ भी हो सकती है। Following example will make the understanding of X working very clear। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको इस फंक्शन की जो बेसिक नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। We shall apply egg on the same group by object GDF created in earlier lines। तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे डाटा फ्रेम का नाम नहीं है, ये उस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट का नाम है जो हमने क्रिएट किया था। हमने GDF कौन सा ग्रुप क्रिएट किया था? df1 डॉट ग्रुप बाय ट्यूटर। आप पीछे देख सकते हैं, ये इसमें हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे GDF क्या था हमारा? df1 डॉट ग्रुप बाय ट्यूटर, यानी कि जो ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग की थी उसका रिजल्ट था हमारा GDF। तो जब हम GDF पे एग्रीगेशन फंक्शन लगाएंगे तो हमने क्या किया? GDF डॉट एग। अब इसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना है? फंक्शंस के नाम। अगर हमें सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल करना है तो हम डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख देंगे। अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस कॉल करने हैं तो हम उन्हें लिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि हमने तीन फंक्शंस को कॉल किया है। कौन कौन से 3 फंक्शन? मीन, मीडियन और सम हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर ये देखिए, ट्यूटर वाइज हमने ग्रुपिंग की थी तो ये ट्यूटर्स के नाम हमारे आगे टोटल कितने ग्रुप बने थे? 5 ग्रुप, अनुषा, गुरजोत, जकोब, ताहिरा एंड बैंकेट। ठीक है, तो 5 ग्रुप्स के लिए 5 लाइनें आ गई। अब इन ग्रुप्स में हमारे पास ट्यूटर वाइज हो गई तो टोटल कितने कॉलम्स बचे? कंट्री वाला कॉलम बचा, क्लासेस वाला कॉलम बचा और क्वार्टर वाला कॉलम बचा। अब कंट्रीज जो होती हैं वो तो अल्फाबेट्स हैं। क्या आप अल्फाबेट्स के केस में मीन कैलकुलेट कर सकते हो या मीडियन या फिर उनका सम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए कंट्री वाला कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हुआ, उसे इग्नोर कर दिया गया। सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम कौन कौन से थे? क्लासेस और क्वार्टर। तो इसलिए पहले क्लासेस वाले कॉलम की मीन, मीडियन और सम कैलकुलेट हुए और देन क्वार्टर वाले कॉलम के लिए मीन, मीडियन एंड सम जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे परफॉर्म हो गए। आप चाहें तो इसे हम रन करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे पहले ये सिंगल ग्रुपिंग कर लेते हैं ट्यूटर वाइज। इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम ये हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, v नाम से ही ले लिया हमने। इसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे? gp डॉट एग फंक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे फंक्शन का नाम। हमने बुक में देखा डायरेक्टली मल्टीपल फंक्शन से हम पहले सिंगल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम पहले सिर्फ सम फंक्शन रन करेंगे। ठीक है, अब जो v है उसमें हमारा रिजल्ट स्टोर हो गया, हम क्या करवा देंगे? प्रिंट v। ठीक है, आप चाहें
तो ग्रुप्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ सम प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब जब मैं इसे रन करूंगी तो क्या होगा, ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग की है, ट्यूटर के अलावा कितने कॉलम बचे, कंट्री, क्लासेस और क्वार्टर। कंट्री अल्फाबेट्स हैं तो उनमें हमारा सम कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, तो आएगा ही नहीं, लेकिन क्वार्टर और क्लासेस दोनों के केस में हमें सम कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए जब हमने रन किया तो हमारे पास हमारे डाटा फ्रेम में 4 ग्रुप बने थे, अंकुश, राम, रमन और सीता। चारों ग्रुप्स के लिए क्लासेस और क्वार्टर का सम आ गया। अंकुश के केस में टोटल क्लासेस 89 थी और क्वार्टर कितने थे, 4 हो गए थे। राम के केस में 79 क्लासेस, इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ 2 फंक्शंस दे देती हूँ, फर्स्ट हमने सम दे दिया, नेक्स्ट हमने दे दिया np.mean। ठीक है, इस बार हर कॉलम के लिए कितने रिजल्ट डिस्प्ले होंगे, 2-2 रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो हमने इसे रन किया और अब देखिए क्लासेस वाले कॉलम के लिए भी ये पहले सम डिस्प्ले हुआ देन मीन, सिमिलरली क्वार्टर वाले कॉलम के लिए भी पहले सम डिस्प्ले हुआ और फिर मीन डिस्प्ले हुआ। यहीं पे अगर मैं काउंट और लगा देती हूँ, np.count, या फिर काउंट की जगह हम यहाँ पे हम ले लेते हैं मीडियन ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमने अभी अभी देखी थी। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हर कॉलम के लिए हमारे 3-3 फंक्शंस का रिजल्ट परफॉर्म हुआ है, सम, मीन, मीडियन, सम, मीन, मीडियन। लेकिन क्योंकि कंट्री के केस में ना सम कैलकुलेट होता है, ना मीन, ना मीडियन, इसलिए कंट्री वाला कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं हुआ है। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यू मे कंबाइन द ग्रुप बाय एंड एग फंक्शन इन अ सिंगल कमांड। यानी कि पहले तो हमने ग्रुप बाय का रिजल्ट स्टोर कर रखा था जीडीएफ में, उस पे हमने एग फंक्शन कॉल किया, लेकिन आप जीडीएफ की बजाय डायरेक्टली भी लिख सकते हैं that df1.groupbytutor.egg np.mean median mode, यानी कि जीडीएफ को आप डायरेक्टली इस कमांड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, उसमें हमारे कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप चाहें तो हम इसे भी रन करके देख सकते हैं डेट यहाँ जीपी की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख दें, df.groupby, और किसके बेसिस पे ग्रुप बाय हम कर रहे हैं, ट्यूटर। अब जब हम रन करेंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इस वाली लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम रन करेंगे तो हमने यहाँ जीपी की जगह डायरेक्टली कमांड लिखी है df.groupbytutor, यानी कि पहले ट्यूटर के बेस पे ग्रुपिंग हो जाए और फिर उस पे ये एग्रीगेट फंक्शंस को हमने रन किया है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। इस केस में भी हमें देखिए रिजल्ट बिल्कुल सेम मिला है जो कि हमें प्रीवियस केस में मिला था। तो आप चाहें तो पहले वेरिएबल में स्टोर करके फिर उस पे एग फंक्शन को कॉल करें, या फिर डायरेक्टली एक ही कमांड में दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दे, दोनों केस में रिजल्ट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है वो ग्रुप बाय फंक्शन से बिल्कुल सिमिलर होता है, बट इसमें हमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी मिलती है। जो काम हमारा जो एग फंक्शन नहीं कर पाता वो काम हम ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कर पाते हैं। कैसे, देखते हैं। You have learnt in previous section that using egg you can perform aggregation on grouped data, कि हम egg function की help से grouped data पे aggregation जो है वो perform कर सकते हैं। Now have a look at previous screenshot where we created mean, median and some aggregation on tutors based group। तो ये यहाँ पे screenshot दिया हुआ है, यही हमारा result था जब हमने tutor based group पे mean, median और sum perform किए थे। How many rows are returned by the group by dot egg function? तो यहाँ पे हमें टोटल कितनी रोज मिली, टोटल 5 रोज मिली, यानी कि जितने हमारे ग्रुप क्रिएट हुए थे हमें उतनी ही क्या मिली, रोज मिली। ठीक है, बट रियल टाइम सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि हमें इन एग्रीगेट फंक्शंस के रिजल्ट को कहाँ ऐड करना होता है, जो हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम है। मान लीजिए
हम उस एक्चुअल डाटा फ्रेम में ही मीन वाले कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? यहाँ तो हमारे पास 5 ही रो है और जो एक्चुअल डाटा फ्रेम था उसमें आपने देखा था कि 20 रोज थी, ठीक है? तो हम उसे कैसे मैचअप करेंगे? वही चीज आपको यहाँ बताई गई है। हियर राइज वन क्वेश्चन। इस केस में हमारे पास एक क्वेश्चन क्या आता है? What if you want to add this aggregated data to the data frame itself? अगर हम इस aggregated data को खुद डाटा फ्रेम में ही ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में हम कैसे करेंगे? How will Python accomplish this as there are 20 rows in original data frame but only 5 summary rows? जो हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था उसमें तो 20 रोज थी, बट ये एग्रीगेशन फंक्शन वाला जो रिजल्ट है इसमें तो सिर्फ 5 ही रोज है। तो इन 5 रोज को उन 20 रोज के साथ हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं? तो इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पांडास लाइब्रेरी हमें एक और फंक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि जब हमें समरी ऐड नहीं करनी, हमें सिर्फ एट प्रेजेंट रिजल्ट देखना है तो हम ग्रुप बाय को यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें जो है ऐड करना है तो उसके लिए पांडास लाइब्रेरी जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? ट्रांसफॉर्म फंक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है? ट्रांसफॉर्म फंक्शन की हेल्प से हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। The transform function transforms the aggregate data by repeating the summary result for each row of the group and make the result have the same shape as the original data. क्योंकि ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या करता है? वो एग्रीगेटेड डाटा की रोज को उतनी बार रिपीट कर देता है जितनी बार हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में वो रोज होती है। जैसे अनुषा वाला जो ग्रुप है उसमें हमारे पास 4 रोज हैं, तो ये जो अनुषा वाले ग्रुप की समरी थी ये वाली, ये इस वाली रो को 4 बार रिपीट कर देगा। सिमिलरली गुरजोत वाली रो को, सिमिलरली जकोब वाली रो को, तो पांचों ट्यूटर्स की रोज जो है वो 4 टाइम्स जो है रेप्लिकेट हो जाएंगी, क्योंकि हर ग्रुप में टोटल कितनी रोज थी? 4 रोज थी। तो हमारे पास फिर जब 5 बार ये रिपीट 4 टाइम्स रिपीट हो जाएंगी तो टोटल कितनी रोज बन जाएंगी? 20 रोज बन जाएंगी, ठीक है? लुक ऑन अ एग्जांपल बिलो टू अंडरस्टैंड इट। इसे समझने के लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हैं जहां से आपको चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहला जो हमें दिखाया गया है, पहले हमने ग्रुप बाय किया, किसकी हेल्प से? ट्यूटर वाले कॉलम की। ट्यूटर वाले कॉलम के बेस पे हमने ग्रुपिंग की और उसका हमने क्या कैलकुलेट किया? मीन कैलकुलेट किया। तो जितने ग्रुप्स थे हर ग्रुप के लिए क्या हो गया? मीन कैलकुलेट हो गया, क्लासेस का भी और क्वार्टर का भी। बट ये क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक्चुअल डाटा फ्रेम था जिसमें कितनी रोज थी? 0 से लेके 19 तक 20 रोज थी हमारे पास टोटल, ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें इस समरी को जो ये हमने यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाई है, इस समरी को इसमें ऐड करना है, ठीक है? तो हमें कितनी रोज चाहिएंगी? 20 रोज चाहिएंगी। बट यहाँ पे एग फंक्शन की हेल्प से तो हमें 5 ही मिली। बट यहीं अगर हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगा दे, df1 डॉट ग्रुप बाय ट्यूटर डॉट एग फंक्शन की जगह अगर हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाया और उसमें हम np डॉट मीन करेंगे तो देखिए हमें रिजल्ट में कितनी रो मिलेंगी? टोटल 20 रोज ही मिलेंगी। यहाँ पे 20 रोज कैसे मिलेंगी? और यहाँ पे ये देखिए 4th रो में हमारे पास क्या था? वेंकट था, ठीक है? तो वेंकट वाली समरी जो थी 39 2.5 वो हमारी यहाँ 4th रो में डिस्प्ले हो गई। वेंकट की और कौन सी रो थी? 9th रो थी वेंकट की, तो 9th रो में अगेन हमारे पास क्या आ गया? 39 2.5। वेंकट की और कौन सी रो थी? 14th रो थी वेंकट की, तो 14th रो में अगेन हमारे पास क्या आ गया? 39 2.5। और लास्ट जो 19th रो थी उसमें भी हमारे पास क्या आ गया? 39 एंड 2.5। सिमिलरली आप यहाँ से देखिए अनुषा वाले रो में मीन क्या है हमारा? 39 है क्लासेस का, 39.25 और क्वार्टर के लिए 2.5, ठीक है? तो जहां जहां अनुषा की रो होगी, अनुषा की रो हम देखते हैं, ये देखिए ये सेकंड इंडेक्स वाली रो है अनुषा की, तो सेकंड इंडेक्स वाली रो में क्या आ गया? 39.25 और 2.5। नेक्स्ट अनुषा की 7th इंडेक्स वाली रो है, तो 7th इंडेक्स वाली रो में भी हमारा सेम आ गया। उसके बाद अनुषा की जो है 12th इंडेक्स वाली रो है, तो उसमें भी हमारा रिजल्ट जो है ये सेम होगा। तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या करता है?
हमने ग्रुप बाय तो दोनों ही केसेस में यूज किया है, बट अगर एग फंक्शन यूज करते हैं तो हमें उतनी रो मिलती है जितने ग्रुप क्रिएट होते हैं, बट अगर हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज करते हैं तो हमें उतनी रोज मिलती हैं जितनी हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में होती हैं। इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो काम एग फंक्शन करता है वही काम ट्रांसफॉर्म फंक्शन करता है। फर्क सिर्फ नंबर ऑफ रोज का है कि एग्रीगेट फंक्शन कितनी रोज रिटर्न कर रहा है और ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है वो कितनी रोज रिटर्न कर रहा है। आप चाहें तो इसे एक बार यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अभी जो हमने सिंपली किया था, इसे हम ये कमेंट हटा के सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ से हम ये हटा देते हैं और ये हम तीन तीन फंक्शंस की जगह सिंपल एक ही फंक्शन ले लेते हैं। सम फंक्शन ले लेंगे हम यहाँ पे np.sum। ठीक है, अब हम इस पे जब हम इसे रन कर रहे हैं, ये देखिए हमें कितनी रो मिली, 4 रो मिली, क्योंकि हमारे पास 4 ही ग्रुप थे। बट एक्चुअल डाटा फ्रेम में हमारे पास कितनी रो थी, 10 रो थी, 0 से लेके 9 तक। अब अगर मैं यहाँ एग फंक्शन की जगह ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज करती हूँ, इस केस में मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये देखिए। ये हमारा जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले हो गया ट्रांसफॉर्म के केस में। बट एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, जब हमने ट्रांसफॉर्म लगाया तो जो ट्रांसफॉर्म है वो कंट्री पे भी उसने सम फंक्शन को अप्लाई किया है। और सम फंक्शन कैसे अप्लाई किया, उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। राम हमने किसके लिए यूज किया है, 0th रो हमारा किसके लिए था, राम के लिए था। राम की टोटल 3 रो थी, उसने एक क्लास यूएस से मिली थी, 2 क्लासेस इंडिया मिली थी। तो आप देखिए ये जो बड़ा सा नेम है ये क्या आ रहा है, यूएस से, देन इंडिया, देन इंडिया, क्योंकि वो तीनों कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट रो जो थी वो हमारी रमन के लिए थी। रमन ने 2 क्लासेस यूके में ली थी, एक इंडिया में ली थी, तो उसमें फर्स्ट प्लेस पे यूके था, देन सेकंड प्लेस पे इंडिया था और उसके बाद थर्ड प्लेस पे फिर से क्या था, यूके था। तो उसने कंट्री वाले कॉलम में भी तीनों को क्या कर दिया है, कॉन्कैटिनेट कर दिया है। हमें यहाँ बुक में वो चीज शो नहीं की हुई, बट यहाँ पे जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं वो चीज बिल्कुल करेक्ट होती है। तो यानी कि ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग वाले कॉलम्स पे, अल्फाबेटिकल कॉलम्स पे भी वर्क कर रहा है। बट जो हमें डिफरेंस था वो हमारा क्लियर है कि एग्रीगेट फंक्शन हमें कितनी रोज रिटर्न करता है, जितने ग्रुप होते हैं, बट ट्रांसफॉर्म फंक्शन हमें कितनी रोज रिटर्न करता है, जितनी हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में होती है। तो आई होप ये चीज सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म फंक्शंस आउटपुट कैन नाउ बी एडेड एज कॉलम टू द डाटा फ्रेम। अब ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है वो उतनी ही रोज रिटर्न कर रहा है जितनी एक्चुअल डाटा फ्रेम में है, तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन के कॉलम को हम डाटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उस कॉलम को स्टोर करवाना पड़ेगा कहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा फ्रेम का एक कॉलम लेना पड़ेगा, फिर उस पे हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा, फिर हम उसे ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमें बुक में ये चीज एक्सप्लेन भी की हुई है। टू ऐड वन कॉलम यू नीड फर्स्ट यूज ट्रांसफॉर्म फॉर वन कॉलम एट अ टाइम। अगर हमें हमारे डाटा फ्रेम में एक कॉलम यूज करना है तो हमें ट्रांसफॉर्म फंक्शन भी एक ही कॉलम पे लगाना पड़ेगा। अदरवाइज जितने हमारे पास टोटल कॉलम्स है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन सबके लिए रिजल्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो हमें अगर एक ही कॉलम चाहिए तो हमें उस एक कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। df1.groupByTutor, पहले हमने इतना काम किया तो हमारी ट्यूटर वाइज ग्रुपिंग जो है वो हो गई। अब इस ग्रुप्ड रिजल्ट का हमें सिर्फ एक ही कॉलम एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हम, आप लोगों को याद होगा, डाटा फ्रेम का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिख देते थे। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कॉलम का नाम लिखा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉलम मिल गया, ये क्लासेस वाला कॉलम जो है वो हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है और अब हम इस एक कॉलम पे जब ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाएंगे तो हमें एक ही कॉलम का रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो इसे करके देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने df.groupByTutor किया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या स्टोर था, जीपी।
अब हमें पूरा ग्रुप नहीं, पूरा ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इस जीपी का हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए। कौन सा कॉलम चाहिए? क्लासेस वाला। तो यहाँ हम इसमें क्या लिख देंगे? क्लासेस। ठीक है, तो यानी कि जीपी का हमने क्लासेस वाला कॉलम जो है वो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें सम करना है क्लासेस का। ठीक है, अब मैं एक बार आपको इसे रन करके दिखा देती हूँ कि देखिए, पहले जब हमने ट्रांसफॉर्म लगाया था तो हमें तीनों कॉलम्स का रिजल्ट मिल रहा था, बट अब हमें रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मिला है, क्योंकि हमने एक ही कॉलम को एक्सेस किया है। अगर मैं यहाँ क्वार्टर दे देती, तो इस केस में हमें सम किसका मिलता? क्वार्टर्स का मिलता। ये देखिए, इस बार हमें सम किसका मिला? क्वार्टर्स का मिला। तो इसलिए यहाँ पे हम क्लासेस ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिकली हमें क्लासेस का ही सम जो है वो चाहिए होता है। तो इसे जब हम रन करेंगे तो हमें क्लासेस का सम मिल गया। अब हम देख सकते हैं, राम वाली हमारी 0th रो थी और राम वाली हमारी 3rd रो थी, और ये देखिए, तो 0th रो में भी 79 है, इसके बाद 3rd रो में भी हमारा 79 है, और राम वाली हमारी 8th रो थी, उसमें भी हमारा 79 है। ठीक है, तो सेम रिजल्ट है। अब हमें इस कॉलम को ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले हमने कॉलम एक्सेस किया, उस पे ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाया। नाउ यू कैन सेव द ट्रांसफॉर्म्ड रिजल्ट इन अ न्यू कॉलम। अब हम इस रिजल्ट को किसी भी एक नए कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। रिकॉल दैट इफ यू स्टोर to an unexisting column, a new column with that name is created in the data frame। अब जिन स्टूडेंट ने डाटा फ्रेम की बेसिक वीडियोस देखी हैं, उन्हें ये लाइन बहुत इजीली समझ आ गई होगी कि जब हम डाटा फ्रेम में किसी ऐसे नाम का कॉलम ऐड करते हैं जो पहले से उसमें नहीं है, तो नया कॉलम ऐड हो जाता है, और अगर वो पहले से उसमें है तो उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है। अब हमारा जो डाटा फ्रेम DF1 था, उसमें कौन कौन से कॉलम्स थे? ट्यूटर, कंट्री, क्लासेस और क्वार्टर, ये 4 कॉलम थे। हमने उसमें एक कॉलम ऐड कर दिया क्लासेस मीन, कि क्लासेस का मीन, हमने यहाँ पे मीन फंक्शन यूज किया था। तो इस डाटा फ्रेम DF1 में हमने क्लासेस का मीन जो है एक कॉलम ऐड किया, और उस कॉलम में वैल्यू कौन सी स्टोर की? ग्रुपिंग के जो क्लासेस वाला कॉलम था उस पे मीन फंक्शन लगा के जो हमें रिजल्ट मिला वो हमने स्टोर किया। बेसिकली जो ये हमारा V वाला कॉलम है, हमें इसे कहाँ पे स्टोर करना है? डाटा फ्रेम में स्टोर करना है। तो यहाँ हम V की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हमारे डाटा फ्रेम का नाम क्या था? DF, और DF के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम का नाम क्या देते हैं? यहाँ हमने क्लासेस का सम स्टोर किया है, तो हम क्लासेस, टोटल क्लासेस दे देते हैं हम कॉलम का नाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम हर ट्यूटर की टोटल क्लासेस ले रहे हैं, तो इसलिए हम सम क्या नाम क्या दे देंगे? टोटल क्लासेस। अब जब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे, अब हम यहाँ डिस्प्ले करवा देते हैं प्रिंट DF। हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम DF था, तो हमने DF को ही प्रिंट करवाया। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, पहले हमारे डाटा फ्रेम में कितने कॉलम थे? 4 कॉलम थे। अब हमारे डाटा फ्रेम में 5 कॉलम हो गए हैं, ट्यूटर, कंट्री, क्लासेस, क्वार्टर और टोटल क्लासेस। तो आई होप ये चीज सब स्टूडेंट्स को समझ आ रही होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली ना लिख के इस रिजल्ट को हमने V में स्टोर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम डाटा फ्रेम में कॉलम ऐड करेंगे टोटल क्लासेस। आप कॉलम का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, और यहाँ हमने इज इक्वल टू क्या कर दिया? V कर दिया। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, इस केस में भी हमें जो है वो सेम रिजल्ट मिला। तो आप चाहें तो स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में कंबाइन कर दें या उन्हें अलग अलग लाइन में लिखें, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमें कम लाइंस में कोड लिखना है तो हम जनरली क्लब कर देते हैं, बट अगर हमने कोडिंग जस्ट स्टार्ट की है, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में है, 11th 12th क्लास में हमने कोडिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो बेटर है हम स्टेप बाय स्टेप लिखें, हम लाइंस को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार जब हम इकट्ठी टाइपिंग करते हैं तो हमसे टाइपिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नया कॉलम ऐड कर दिया। नाउ इफ यू डिस्प्ले द डाटा फ्रेम DF1, you will find that new column by the name class mean has been added with the transform functions result। तो ये आप देखिए कि जब इस
वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया प्रैक्टिकली, उसके बाद जब df1 को डिस्प्ले करवाया तो ये कॉलम ऐड हो चुका था। हम प्रैक्टिकली ये पार्ट देख चुके हैं, बुक में भी वही चीज सेम हमें समझाई गई है। ठीक है, इसके बाद हमें दिया हुआ है एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। जब हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हमें प्रोग्राम करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि हमारे पास एक डाटा फ्रेम है और उस डाटा फ्रेम का नाम क्या है, फ्लाइट, FLIDT, ये हमारे डाटा फ्रेम का नाम है। इस डाटा फ्रेम में हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं, ओरिजिन की, फ्लाइट का ओरिजिन कहाँ से है यानी कि वो फ्लाइट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, डेस्टिनेशन यानी कि वो फ्लाइट खत्म कहाँ पे हो रही है, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितनी है यानी कि इस ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन तक कितनी फ्लाइट्स जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सा एयरक्राफ्ट है उन फ्लाइट्स का और वो किस डेट पर यानी कि कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, कौन से डे को वो जाती हैं, ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है। इस कोड की हेल्प से हमें जो डिस्प्ले करवाना है, हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन फ्लाइट्स का, उनकी डेट, और इस ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन तक इस वाली डेट पे कौन टोटल कितनी फ्लाइट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, यानी कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ समझ आ रहा है कि इसमें आपको क्या करना है। एक्चुअली कितने कॉलम थे हमारे पास, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट, ईयर, मंथ और डे, ये टोटल 7 कॉलम्स थे। रिजल्ट में हमें 6 कॉलम्स चाहिए, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ईयर, मंथ और डे, ये 5 कॉलम तो हमें हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम से ही मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट कॉलम हमें क्या चाहिए, टोटल फ्लाइट्स कितनी है, यानी कि इस एक ओरिजिन से एक डेस्टिनेशन तक की इस डेट को कितनी फ्लाइट्स उड़नी है। मान लीजिए मुंबई से बेंगलोर अगर हम ले रहे हैं तो मुंबई से बेंगलोर को हमारे पास 12 मई को कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं, मुंबई से बेंगलोर 30 मई को कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं। तो इस तरीके से हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग किसके लिए करनी पड़ेगी, ओरिजिन के बेसिस पे। अब सेम ओरिजिन से लेके सेम, पहले हमने ओरिजिन के बेसिस पे ग्रुपिंग कर ली, लेकिन इस ओरिजिन में भी सेम डेस्टिनेशन के बेसिस पे भी और सेम डेट के बेसिस पे भी, यानी कि हमें ग्रुपिंग इन 5 कॉलम्स के बेसिस पे करनी पड़ेगी। ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ईयर, मंथ और डे, इन 5 कॉलम्स के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेंगे, फ्लाइट्स का सम कैलकुलेट करेंगे और फिर उस कॉलम को हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये बहुत ही इजी सा टास्क है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। That is total number of flights from a specific origin to destination on a specific date हमें डिस्प्ले करवाना है। फर्स्ट शो ओरिजिनल डाटा, देन शो द डाटा इन रिक्वायर्ड फॉर्म, हमें दोनों डिस्प्ले करवाने हैं, ओरिजिनल डाटा भी डिस्प्ले करवाना है और हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में भी डाटा को डिस्प्ले करवाना है। ये हमारी बुक का एग्जाम्पल है तो ये बुक में ही सॉल्व्ड है, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए, पहले दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, ये काम हम हमेशा करते हैं, पांडास और नंपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। अब बुक में हमें बोला हुआ है कि हमें डाटा फ्रेम खुद से क्रिएट करना है, उन्होंने डाटा फ्रेम नहीं दिया। ठीक है, डाटा फ्रेम क्रिएशन के हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े, उन मेथड्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमने प्रैक्टिकल किया था, इसमें भी हमने डिक्शनरी यूज करके डाटा फ्रेम क्रिएट किया था विद दीज कॉलम्स। तो इसी तरीके से आप डिक्शनरी यूज करके एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो जिसमें ओरिजिन, डेस्टिनेशन, एयरक्राफ्ट, ईयर, मंथ, डे, फ्लाइट्स, ये सारी डिटेल स्टोर्ड हो। यहाँ बुक में उन्होंने इस डाटा फ्रेम को क्रिएट नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे आपको मैसेज दिया है कि ये जो है CSV फाइल से रीड कर लिया, यानी कि एक नोटपैड फाइल थी, वहां ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर थी, उस नोटपैड फाइल से हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया और उसे इसमें स्टोर करवा लिया। ठीक है, तो अब जब डाटा फ्रेम क्रिएट हो ही चुका है, डाटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद पहले ओरिजिनल डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा दिया तो प्रिंट कमांड दे दी। डाटा फ्रेम क्रिएट करना बहुत इजी है, आपके पास बेसिक वीडियोस आपने देखी है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। एक बार डाटा फ्रेम जब क्रिएट हो गया उसके बाद हमें सिर्फ एक ही कमांड एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी, ग्रुप बाय। तो पहले डाटा फ्रेम का नाम डॉट
ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय किस किस बेसिस पे करना है, हमें इन पांचों कॉलम्स के ऊपर करना है, तो इन पांचों कॉलम्स का नाम लिखेंगे। यहाँ पे इन्होंने बाय यूज किया हुआ है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपने देखा ही है हमने विदाउट बाय यूज किए ही सारे प्रोग्राम्स किए थे, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिस्ट में पांचों कॉलम्स के नाम दे दीजिए। पांचों कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुपिंग हो गई, उसके बाद डॉट, और अब हमें करना क्या है, सम कैलकुलेट करना है। तो एग फंक्शन में हमने क्या कर दिया, np डॉट सम। अब आपको पता है जब हम एग फंक्शन यूज करते हैं तो ये सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स पे अप्लाई होता है। अब हमारे पास हमने 5 कॉलम्स पे तो ग्रुपिंग कर दी थी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, मंथ, डे, फ्लाइट, इन पे हमारी ग्रुपिंग हो गई थी। बचे 2 कॉलम एयरक्राफ्ट और ईयर, मंथ और डे, इन पे हमारी ग्रुपिंग हुई थी ना। हमने ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ईयर, मंथ और डे, इन पांचों कॉलम्स पे ग्रुपिंग कर दी। अब बचे कौन कौन से 2 कॉलम, एक एयरक्राफ्ट वाला कॉलम बचा और एक फ्लाइट्स वाला कॉलम बचा। एयरक्राफ्ट वाला कॉलम जो है वो अल्फाबेटिकल उसमें है, इनका सम हो ही नहीं सकता, तो बचा सिर्फ फ्लाइट्स वाला कॉलम, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ किसका सम हो जाएगा, फ्लाइट्स का सम हो जाएगा। तो यहां से हमने इसे स्टोर करवा लिया रिजल्ट को और उसे डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरीके से, क्योंकि हमने ग्रुपिंग 5 कॉलम्स पे की थी, तो पांचों कॉलम्स अपने आप डिस्प्ले हो ही जाएंगे, क्योंकि जो हमारे ग्रुप का नाम होता है वो हमेशा डिस्प्ले होता है। आपने यहाँ पे देखा भी था। अगर हम मल्टीपल ग्रुपिंग कर देते हैं, हम फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं मल्टीपल ग्रुपिंग ट्यूटर और कंट्री के बेस पे, कॉमा कंट्री। यहाँ पे कंट्री का C कैपिटल होगा। लिस्ट को क्लोज कर देते हैं। अब जब हमने ये ग्रुपिंग की, इस ग्रुपिंग पे अगर हम एग्रीगेट फंक्शन लगा देते हैं, डॉट एग np डॉट सम, ठीक है। अब जब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे जीपी को, तो जिनके बेसिस पे हमने ग्रुपिंग की होती है वो हमारे डिस्प्ले होते ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए ट्यूटर और कंट्री हमने दोनों के बेसिस पे ग्रुपिंग की थी, तो ये दोनों तो हमारे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होते ही है, और बाकी क्वार्टर्स का सम होके डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरीके से हमारे इस वाले डाटा फ्रेम में जो ग्रुपिंग वाले कॉलम्स हैं वो तो डिस्प्ले हुए ही, और रिमेनिंग कॉलम्स का जो है वो सम डिस्प्ले हो गया। तो यह प्रोग्राम हमारे लिए क्या था, बहुत ही इजी था, और इस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्म और ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा री इंडेक्सिंग एंड अल्टरिंग लेबल्स। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तब तक के लिए आप ग्रुप बाय और ट्रांसफॉर्म फंक्शन को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसमें आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स कमेंट करके पूछिए। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।